नीली उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, पर वो नीली को धक्का देके पेड़ काटने लगता है। तभी वहाँ शेर आ जाता है और कालू की खूब पिटाई करता है। नीली ने अब अपने बच्चे के साथ अपनी अलग दुनिया बसा ली थी और वो अपने बच्चे के साथ बहुत खुश थी। अपनी गुजर बसर करने के लिए वो रोज शाम के समय टमाटर का ठेला लगाती थी और टमाटर बेचती थी। साथ में उसकी अपनी टमाटर की खेती थी। दिन में अपनी खेती में टमाटर चुन के लाती और शाम को ठेले पर बेच देती। टमाटर ले लो, ताजा ताजा लाल लाल टमाटर ले लो। नीली बहन, 1 किलो टमाटर कैसे लगाए? बहन 10 रुपए किलो है। 2 किलो ले जाओ बहन, बहुत बढ़िया टमाटर है, अपनी खेती के हैं। ऐसे टमाटर कहीं भी नहीं मिलेंगे। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। तुम देती ही इतने अच्छे और सस्ते टमाटर हो, तभी तो सभी तुमसे ही लेना पसंद करते हैं। 2 किलो मुझे भी दे दो। हाँ हाँ, मुझे भी। बस इसी तरह शाम तक नीली के सारे टमाटर बिक जाते थे। नीली के सामने एक और ठेले वाला था। वो भी टमाटर बेचने का काम करता था, जिसको नीली के काम से बहुत जलन होती थी, क्योंकि वो बाकियों को नीली के मुकाबले महंगे दाम पे टमाटर बेचता था। इसी वजह से उसके टमाटर बहुत कम बिकते थे। इस नीली का तो कुछ करना ही पड़ेगा। जब से आई है सारे ग्राहक इसी ने खींचे हैं। माँ, सभी बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं कि तेरे बाबा नहीं हैं। क्या मेरे बाबा नहीं हैं माँ? कहाँ है मेरे बाबा? बेटा टिंगू, तू ज्यादा सोचा ना कर मेरे बच्चे। लोगों का तो काम ही होता है बातें करना। तू बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। तुझे पढ़ लिख के मेरा नाम रोशन करना है ना? हाँ माँ। बस फिर लोगों की बातें ना सुना कर। तेरे बाबा बहुत दूर हैं अभी, बहुत जल्दी आ जाएंगे। सच में बाबा आएंगे? दरअसल नीली भी नहीं चाहती थी कि उसके बाप का साया टिंगू पर पड़े, क्योंकि उसके पति शेरा और सास ने उस पे जो अत्याचार किए और बाद में दूसरी शादी कर ली और नीली को मारने की तरकीब बनाई। उसके बाद वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे पे उसका साया पड़े। वो अकेले ही अपने बच्चे को पालने में खुश थी, पर दूसरी तरफ शेरा पश्चाताप की आग में जल रहा था। उसने जो कुछ भी नीली के साथ किया था, उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा था। तो तुम दोनों माँ बेटे ने क्या सोचा था? मैं आते ही तुम्हारी नौकरानी बन जाऊंगी? मेरे मायके में 10-10 नौकर घूमते थे मेरे आगे पीछे, और तुम लोग इतने गरीब हो कि एक नौकर भी रखने की औकात नहीं है तुम्हारी। और ये बुढ़िया कोई काम क्यों नहीं करती? देखा बेटा, कैसे बोल रही है तेरी बहू। मैं हमेशा नीली को गलत समझती रही, उसे भला बुरा कहती रही, पर उसने कभी जुबान तक ना लड़ाई, और ये क्या कुछ नहीं कहती है। पर माँ, आप ही को तो नीली गलत लगती थी। बस एक बच्चा ना होने की वजह से कितना सताती थी आप उसे, और मुझे भी भड़का भड़का के उसके खिलाफ कर दिया था। आपके साथ मिलके मैं भी उसको मारता था। यहाँ तक कि आपने मुझे दूसरी शादी के लिए मजबूर भी किया। हाँ बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत गलत किया उसके साथ। बस बेटा, मरने से पहले मैं अपने कुछ पाप कम करना चाहती हूँ। तू कैसे भी करके नीली को ढूंढ के घर ले आ। कहाँ ढूंढूं मैं उसे? आखिर कहाँ होगी मेरी नीली? कालू को पता लगता है कि टमाटर के भाव बहुत बढ़ गए हैं। वो सोचता है कि अब तो नीली बहुत पैसे कमाएगी, क्योंकि सभी ग्राहक उसी के पास जाते हैं। मुझे नीली के टमाटर की खेती को उजाड़ना होगा, ताकि जो भी ग्राहक हैं सब मेरे पास आएं और मैं टमाटर का डबल भाव बता के खूब पैसे कमाऊं। और उसकी खेती को बर्बाद करने का काम मुझे आज रात को ही करना होगा। दूसरी तरफ शेरा नीली को जगह जगह तलाशता है। तभी उसका दोस्त उसे आके बताता है कि उसने नीली को देखा है, और साथ में उसके बच्चे को भी। क्या तुम सही कह रहे हो? तुमने नीली को देखा है और मेरा बच्चा भी है? फिर वो मेरे पास बच्चा लेकर क्यों नहीं आई? हाँ, सच भी है। कैसे आती? मैंने कौन सा उसके साथ अच्छा किया जो वो लौट के मेरे पास आती? कितना सताया है मैंने उसको। उधर कालू
रात में नीली के सारे टमाटरों की खेती को उजाड़ देता है, सभी टमाटर बर्बाद कर देता है। जब सुबह नीली टिंगू को स्कूल छोड़ के खेतों से टमाटर लेने जाती है, तभी शेरा रास्ते में उसे मिलता है। शेरा, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? मुझे माफ कर दो नीली, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं तुम्हें और अब अपने बच्चे को लेने आया हूँ, और मैंने दूसरी पत्नी भूमि को भी छोड़ दिया है। चलो अब घर चलो। अच्छा, अब तुम्हें गलती का एहसास हो रहा है। जब मेरे साथ इतना गलत किया तब नहीं दिखा तुम्हें? मैं तुम्हारे बिना अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ। चले जाओ तुम यहाँ से। नीली वहाँ से चली जाती है, पर शेरा नीली को मनाने के लिए हार नहीं मानता। उसे पता था उसने बहुत गलत किया है, पर एक न एक दिन वो नीली को मना ही लेगा। फिर जब नीली खेत पहुँचती है तो वो देखती है कि सारी खेती बर्बाद हो चुकी है, टमाटर बर्बाद हो चुके हैं। हाय, ये कैसे हुआ? किसने किया? मेरे सारे टमाटर बर्बाद हो गए। अब मैं क्या करूंगी? कैसे अपना और अपने बच्चे का पेट पालूंगी? तभी एक टमाटर देखता है कि नीली रो रही है, तो वो टमाटर जादुई टमाटर के पेड़ में बदल जाता है। नीली ये सब देखकर हैरान रह जाती है। वो पेड़ से 2 टमाटर उतारती है और उसकी जगह 2 और टमाटर उगाते हैं। हाँ? ये क्या हो रहा है? लगता है ये जादुई पेड़ है, पर ये कैसे हो गया? हाँ, मैं जादुई पेड़ हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैंने तुम्हारी परेशानी सुनी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अब तुम मेरे पेड़ से जितनी बार टमाटर उतार के ले जाओगी, उतनी ही टमाटर आ जाएंगे। ये टमाटर कभी खत्म नहीं होंगे। अब नीली बहुत खुश थी। उसने जैसे ही टमाटर टोकरी में उतार के रखे, उसकी जगह और टमाटर उगाए। अब नीली टमाटर लेकर बेचने चली गई। दूसरी ओर कालू बहुत खुश था कि अब उसके टमाटर बिक रहे हैं और वो लोगों को महंगे भाव पे बेच रहा था। फिर जैसे ही नीली टमाटर का ठेला लगाती है, सारे ग्राहक उसी के पास दौड़े चले आते हैं। हाँ? अरे, ये क्या हुआ? इसके पास टमाटर कहाँ से आए? मैंने तो इसकी खेती बर्बाद कर दी थी ना। आओ भाइयों और बहनों, ताजा ताजा टमाटर ले लो और आपको उसी पुराने दाम में टमाटर मिलेंगे। चाहे जितना भी भाव बढ़ जाए, मैं आप सभी को उसी सस्ते दाम में दूंगी। सारे नीली से टमाटर खरीद के बहुत खुश थे। सुबह सुबह जाकर टमाटर का टोकरा भर के लाती और शाम को सारे टमाटर बेचती। अब नीली का कारोबार पहले से भी बहुत अच्छा था। वो गरीबों की मदद करती, उन्हें पैसे भी देती और फ्री के टमाटर देती। फिर कुछ ही दिनों में कालू को नीली के जादुई टमाटर के पेड़ के बारे में पता चलता है। वो उसके पेड़ को काटने जाता है। उसी समय नीली भी खेतों की तरफ आ रही होती है। ये क्या कर रहे हो? अच्छा, इसका मतलब वो तुम ही हो जिसने मेरे खेत में टमाटर की फसल को बर्बाद किया था। हाँ, मैं ही हूँ। मैंने इतनी मेहनत करके तेरी फसल बर्बाद की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पर अब मैं इस जादुई पेड़ को ही काट दूंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा। तेरी वजह से मेरे टमाटर कोई नहीं लेता। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। नीली उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, पर वो नीली को धक्का देके पेड़ काटने लगता है। तभी वहाँ शेर आ जाता है और कालू की खूब पिटाई करता है, पेड़ को काटने से बचा लेता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम ना होते तो वो पेड़ काट लेता। कैसे ना आता मैं? मुझे तो अब तुम्हारी हर जगह रक्षा करनी है। बस एक बार मौका दे दो, मैं तुम्हें और अपने बच्चे को बहुत खुश रखूंगा। नीली शेरा को एक मौका दे देती है। शेरा के गले लग जाती है रोते रोते और अपने बच्चे से भी उसे मिलाती है। फिर शेरा और नीली दोनों टमाटर का व्यापार करने लगे और पूरा परिवार खुशी से एक साथ रहने लगा। अरे ओ बहू, कहाँ मर गई है? कब से बुला रही हूँ तुझे। बहरी हो गई है क्या? सुनाई नहीं देता तुझे? हाँ माँ जी, मैं तो यही हूँ। वो आप ही के लिए खिचड़ी बना रही थी। अच्छा, झूठी? जब झूठ पकड़ा जाता है तो बहाना लगाती है। हमेशा काम से बचती रहती है। आने दे शेरा को,
बहुत दिन हो गए हैं तुझे उसकी मार खाए हुए, इसलिए इतना आलस आ गया है। नहीं नहीं माँ जी, उन्हें कुछ न बताना। आपको पता है फिर वो मुझे बहुत बुरी तरह मारते हैं। अच्छा, इतना ही डरती है तो समय से काम क्यों नहीं करती फिर? माँ जी, सच में आपके लिए ही खिचड़ी बना रही थी। अच्छा, खिचड़ी बनाने में क्या इतना टाइम लगता है? अब जा यहाँ से और जल्दी से मुझे खिचड़ी ला दे, बहुत भूख लगी है। हाँ, बांझ कहीं की। जी माँ जी। दरअसल नीली एक बहुत ही अच्छी और समझदार बकरी थी। उस पे उसका पति और सास बहुत अत्याचार करते थे, क्योंकि बहुत सालों से वो एक बच्चा नहीं दे पाई थी। उसके आगे पीछे भी कोई नहीं था जो उसके लिए बोलता। बस इसी बात का फायदा दोनों उठाते। नीली को बहुत मारते, उसे नौकरों की तरह काम लेते। जब मन करता आधी रात को भी उसे काम के लिए उठाते। खुद अच्छे से खाना खाते और उसे भरपेट खाना भी नहीं देते, और कभी कभी उसे भूखा ही रखते। शेरा, आ गया बेटा तू? बहुत थक गया होगा ना? हाँ माँ, आज तो बहुत थकावट हो गई है। काम ही इतना ज्यादा था और आज भूख भी बहुत लगी है। नीली, ओ नीली, कहाँ मर गई फिर से? ओह, इस लड़की से तो तंग आ गई। 10 बार आवाज लगानी पड़ती है इसे, तब जाके सामने खड़ी होती है। जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ महारानी, तुझे बुलाया। आजा, तेरी आरती उतारूं। क्यों माँ, क्या हुआ? फिर से कुछ किया क्या इस नालायक ने? अब क्या बताऊं बेटा, बोलूंगी तो कहेगा बोलती है। खाना तक टाइम से नहीं देती तेरी बहू। 10 बार आवाज लगाओ तब जाके सामने आती है और बहाने लगाती है काम कर रही थी। समय से खाना तक नहीं देती। किसी दिन भूख के मारे तो मर ही जाऊंगी बेटा। बहुत चर्बी चढ़ गई है ना इसे, निकालता हूँ। रुको, तूने मेरी माँ को खाना समय से नहीं दिया। आज शाम का खाना तू नहीं खाएगी, तब तुझे समझ आएगा भूख क्या होती है। नहीं जी, ऐसा ना कीजिए। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। घर में खाने को कुछ नहीं था। जो कुछ था माँ जी को खिलाया। मेरे लिए कुछ नहीं बचा था। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भूखा मत रखिए। ये तो तुझे पहले सोचना था ना। अब मेरे बेटे ने जो बोल दिया है तो वही होगा। अब जा, मेरे शेरा के लिए पानी लेकर आ, और मेरा बेटा राशन लेकर आया है। मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए जल्दी से खाना बना। बहुत भूख लगी है मेरे बेटे को। जा, अब खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही है? रात को नीली को उन्होंने खाना नहीं दिया, जिस वजह से उसे बहुत भूख लगती है। बहुत भूख लगी है। भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा है। रात में नीली रसोई में खाना देखती है कि कहीं कुछ खाने के लिए मिल जाए, लेकिन सारे बर्तन खाली पड़े होते हैं। भूख के मारे उसे पूरी रात नींद नहीं आती। फिर अगले दिन शेरा की माँ उससे कहती है, बेटा, मेरी आँख इस घर के वारिस को देखने के लिए तरस गई है। पता नहीं कब मैं स्वर्ग सिधार जाऊंगी और मेरी ये इच्छा अधूरी रह जाएगी। ये बांझ तो हमें वारिस नहीं दे सकती। फिर अगर इस घर के वंश को बढ़ाना है तो तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। हाँ माँ, कह तो आप सही रही हो। ये बांझ किसी काम की नहीं है। आप बोलिए माँ, मुझे क्या करना होगा? बेटा, तू दूसरी शादी कर ले। मैंने तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। घर बार और खानदान भी बहुत अच्छा है। लेकिन माँ, ये नीली। ये क्या करेगी? तू इसकी चिंता छोड़, इसको मैं देख लूंगी। नीली दोनों की बातें सुन के बहुत दुखी होती है कि उसका पति दूसरी शादी करने जा रहा है। वो भागकर अपने कमरे में जाकर रोने लगती है।
शेरा जी दूसरी शादी कर रहे हैं और मैं उन्हें रोक भी नहीं सकती। और रोको भी तो कैसे? सही भी है, मैं आज तक उन्हें एक बच्चा न दे पाई। अगले दिन शेरा नई बीवी घर ले आता है, जो कि बहुत ही घमंडी और बदतमीज थी। वो भी नीली को नीचा दिखाती रहती और उससे सारे काम करवाती, और नीली सभी के अत्याचार चुपचाप सहन करती। शेरा जी, हाँ भूमि, बोलो। कहीं से भी नहीं लगता आप मुझे प्यार करते हैं। मुझे तो लगता है आप अपनी पहली पत्नी नीली से ही प्यार करते हैं। नहीं भूमि, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इस बात से नहीं। और तुम मेरे होने वाले बच्चे की माँ जो बनोगी, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? अगर प्यार करते तो मेरे साथ इतना गलत क्यों करते? मेरे पास अपना कोई कमरा नहीं और पहली बीवी के पास कितना अच्छा कमरा है। बेटा, वो सही तो कह रही है, इस घर को वारिस देगी और इसी के पास अच्छा कमरा नहीं और वो बांझ अच्छे कमरे में है। हाँ। बस इतनी सी बात? आज से वो कमरा तुम्हारा। अरे वो नीली, आज से तुम्हारे कमरे में मैं और भूमि रहेंगे, और वैसे भी तुम तो कहीं भी सो सकती हो। ठीक है भूमि बहन, आज से मेरा कमरा तुम्हारा। नीली पे उसके पति और सास के साथ साथ अब भूमि के अत्याचार भी बढ़ गए थे। वो उससे अपने सारे काम करवाती और जब जी करता पति को झूठ में भड़काती और पति उसे खूब मारता। फिर एक दिन, शेरा, ओ शेरा। हाँ भूमि, बोलो, क्या हुआ? क्या हुआ बहू? बड़े गुस्से में लग रही हो। बात ही कुछ ऐसी है, मुझे सारे लोग ताने मारते हैं कि तेरी सौतन है, और साथ में लोग ये भी बोलते हैं तू तो दूसरी है ना। मुझे ये सब सुनना अच्छा नहीं लगता है। या तो मैं इस घर में रहूंगी या वो। फैसला आपके हाथ में है, कौन चाहिए आपको? पीछे खड़ी नीली उसकी बातें सुनती है और बहुत दुखी होती है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें इस नीली का ही कुछ करना होगा। शेरा की माँ शेरा और भूमि नीली को इसी रात मारने की तरकीब बनाते हैं, लेकिन नीली उनकी सारी बातें सुन लेती है और सोचती है कि इससे पहले वो उसे मार डालें, उसे यहाँ से भागना होगा। वो रात को घर छोड़ के भाग जाती है। रात के अंधेरे में नीली बहुत दूर चली जाती है और रास्ते में ही उसे पता चलता है कि वो गर्भवती है। रास्ते में चलते चलते नीली अपने पेट में पल रहे बच्चे से बात करती है। मेरे बच्चे, मैं तुझे बहुत दूर ले जाऊंगी और बहुत अच्छी जिंदगी दूंगी। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी जहां मुझ पे इतना अत्याचार हुआ और मैं चुपचाप सहती रही, जहां पति ने मुझे पत्नी न समझा, सास ने बहू न समझा, फिर पति ने दूसरी शादी कर ली और उसके बाद सब ने मुझे मारने की तरकीब बनाई, हमेशा मुझे सताया। पर अब मुझे किसी बात का डर नहीं। तू है ना मेरे बच्चे मेरे साथ। गर्भवती होने के कारण नीली बहुत थक जाती है, ऊपर से भूखी प्यासी भी थी। वो चलते चलते एक अनजान गांव में पहुंच जाती है, जहां थक के वो एक जगह बैठ के आराम करने लगती है। तभी वहां से एक आदमी गुजर रहा था। उसकी नजर नीली पे पड़ती है। अरे कितनी बड़ी बकरी है, अकेली भी लग रही है। लगता है कोई साथ नहीं है इसके। ऐसा करता हूँ, इसे घर ले जाता हूँ। आदमी नीली को वहां से अपने घर ले जाता है, उसे पीने का पानी देता है और खाने के लिए हरी घास देता है। नीली उस आदमी के बर्ताव से बहुत खुश हुई कि वो भूखी थी और उसने उसे खाना पानी दिया। पर नीली को उस आदमी के इरादों के बारे में कहाँ पता था कि वो क्या करने वाला है। अब सुबह इस बकरी को कसाई को अच्छे दाम पे बेचूंगा। अगले दिन सुबह फिर से वो आदमी नीली को खूब सारी घास खिलाता है और फिर कसाई के पास ले जाता है। जब नीली देखती है कि वो उसे खिला पिला के कसाई को बेचने आया है, तो नीली भगवान से गुहार लगाती है। हे भगवान, अब और कितने दुख लिखे हैं मेरी किस्मत में। जहाँ देखो वहाँ मुझ पे अत्याचार करने वाले ही मिलते हैं।
भगवान, मेरे पेट में पल रहे बच्चे पे तो तरस खाओ। अरे, ये इतनी बड़ी बकरी तुम्हें कहां से मिली? बेचनी है क्या? हाँ भाई, बेचने के लिए ही तो लाया हूँ। अच्छे दाम दोगे तो बेचूंगा, और वैसे भी इसका मटन बेच के तुम्हें अच्छा खासा फायदा होगा। आदमी कसाई को अच्छे दाम पे बकरी बेच के चला जाता है, और फिर थोड़ी देर बाद कसाई जब उस बकरी को काटने लगता है तो बकरी कसाई से बोल उठी। रहम करो मुझ पे, रहम करो, मुझे ना काटो। हैं? तुम्हें ना काटूं? कैसे ना काटूं? तुम्हारा इतना दाम दिया है मैंने, मेरा नुकसान ना हो जाएगा? मैं गर्भवती हूँ, मेरे पेट में बच्चा है, मेरे लिए ना सही उसके लिए रहम करो। नहीं नहीं, हमारे धंधे में कोई रहम नहीं होता। अच्छा ठीक है, तुम मुझे काट लेना, पर पहले मुझे अपने बच्चे को जन्म देने दो। उसके बाद मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी। तुम मुझे काट के अपनी कीमत वसूल कर लेना। कसाई सोच में पड़ गया कि बकरी ठीक ही कह रही है। बकरी को भी वो आज नहीं बल्कि थोड़े दिनों बाद काटेगा, जब उसका बच्चा आएगा, और फिर उसके बच्चे से भी तो फायदा हो सकता है। जब बड़ा बच्चा होगा तो उसे काट के उसका मटन भी बेच सकता है, और उसे डबल डबल मुनाफा होगा। ठीक है, पर जब तुम बच्चे को जन्म दोगी फिर अपना वादा ना भूलना। मैं तुम्हें फिर काटूंगा और तुम्हारा गोश्त बेचूंगा। ठीक है। शाम को कसाई नीली को घर ले जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, ये लो, गर्भवती बकरी है, कुछ दिनों में बच्चे को जन्म देगी, और खूब खिलाओ पिलाओ इसको, ताकि इसका बच्चा हट्टा कट्टा हो, और दोनों का मटन बेच के मैं खूब पैसा कमाऊंगा। कसाई की बीवी नीली को देख के बहुत खुश हो जाती है, और वो उसका बहुत ख्याल रखती है, और उसे नीली से बहुत लगाव हो जाता है। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। जब तुम अपने बच्चों को जन्म दोगी ना, तो मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का खूब ध्यान रखूंगी। मेरे पति कहते हैं वो तुम्हें बच्चे को जन्म देने के बाद काट देंगे, पर तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। फिर कुछ दिन बाद नीली एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। कसाई की बीवी बहुत खुश हो जाती है, और वो नीली और उसके बच्चे का खूब ध्यान रखती है। पर कसाई आता है और बीवी से कहता है, बस करो, अब बहुत हो गई इस बकरी की खातिरदारी, अब इसको काटने का समय आ गया है। नहीं जी, आप इसको नहीं काट सकते, इसको छोड़ दो। अभी अभी इसने बच्चे को जन्म दिया है, बच्चे को माँ से अलग करने का पाप लग जाएगा आपको। पागल औरत, हमारे धंधे में कोई पाप नहीं लगता, हमारा काम ही यही है। चल हट, मुझे इसे ले जाने दे। कुछ दिन बाद जब इसका बच्चा बड़ा हो जाएगा उसे भी काटूंगा मैं। अपने फायदे के लिए मैंने इसकी कीमत चुकाई है। नहीं, मैं इसे आपको मारने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कसाई जबरदस्ती नीली को काटने ले जाता है। नीली जाते जाते अपने बच्चे को देख रही थी, शायद अब वो अपने बच्चे को आखिरी बार देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। फिर कसाई जैसे ही दुकान पे नीली को काटने वाला होता है, तभी उसकी बीवी एक दरोगा को लेकर वहां पहुंच जाती है। गिरफ्तार कर लीजिए दरोगा जी इस आदमी को, ये एक बच्चे को उसकी माँ से अलग कर रहा है। नहीं नहीं दरोगा जी, मेरी बीवी को जरूर कोई गलतफहमी हो गई है, मैंने कुछ नहीं किया। तभी दरोगा कसाई को गिरफ्तार कर लेता है, और कसाई की बीवी नीली को उसके बच्चे के पास घर ले जाती है। देखा, मैंने वादा किया था ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को। नीली और उसका बच्चा बहुत खुश हो जाते हैं। कसाई की बीवी दोनों का बहुत ध्यान रखती है, उन्हें बहुत प्यार करती है। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।